हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर यूपी बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का 5th सेमेस्टर लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर हो गए हैं। 2 लेक्चर में हमने एक तो सिलेबस को देख लिया था, ठीक है, और जो हमने स्टार्टिंग की थी पहली यूनिट की, तो पहली यूनिट का पहला लेक्चर हमारा हो गया था प्लांट वाटर रिलेशनशिप में कुछ खास चीजें हमने देखी थी। आज हम लोग इसी फर्स्ट पेपर में सेकेंड लेक्चर को लेकर के आए हैं बेटा। इस सेकेंड लेक्चर में भी हम लोग प्लांट वाटर रिलेशनशिप में थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने इम्बाइबिशन प्रोसेस देख लिया था, डिफ्यूजन प्रोसेस देख लिया था। आज के क्लास में हम पूरा का पूरा ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो समझेंगे। ऑस्मोसिस कैसे होता है, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर क्या है, वॉल प्रेशर क्या है, इन सबको आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, हाई क्वालिटी कंटेंट के फॉर्म में। तो वीडियो अगर समझ में आए लास्ट में, तो आप इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। और आज हम देखने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों परासरण। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो परासरण एक्चुअल में होता क्या है, ऑस्मोसिस होता क्या है? तो आप ये कह सकते हैं कि सर ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक प्रकार का डिफ्यूजन ही होता है, परासरण ही होता है, विसरण ही होता है। तो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहां पर आप देखेंगे जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है टू रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन से, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट मींस वाटर, वाटर मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है, लिक्विड की बात हो रही है डेफिनेटली, तो वाटर मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन लेकिन यहां पर क्या है बेटा, एक सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जा रही है। ठीक है, और इस झिल्ली को क्रॉस करके, जैसे मान लो यहां पर ये झिल्ली है और इस मेम्ब्रेन को, है ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये बेटा वाटर मॉलिक्यूल यहां पर है, और मान लो इस वाटर मॉलिक्यूल को यहां से इस एरिया में आना है। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से यहां आएगा किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, उसको क्रॉस करके, तब ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। दैट मींस देखिए लिखा हुआ है, यह अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक की, यानी सॉल्वेंट की कम सांद्रता से विलायक के उच्च सांद्रता की ओर, ठीक है, विलायक के उच्च सांद्रता की ओर विलायक अणु की गति कहलाती है। ठीक है, विलायक अणु की क्या कहलाती बेटा? गति कहलाती है, जिस प्रक्रिया को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। या इसका डेफिनेशन एक और हो सकता है, क्या हो सकता है? कि मुक्त जल अणुओं की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, क्या बेटा? फ्री वाटर मॉलिक्यूल, फ्री वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां पर जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल है, इस फ्री वाटर मॉलिक्यूल की जो उच्च सांद्रता है, हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ रीजन है, वहां से मुक्त जल अणुओं की कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, मुक्त जल यानी फ्री वाटर मॉलिक्यूल जहां पर है और उसका सांद्रता कैसा है बेटा? कम है, तो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पानी का जाना, ठीक है, कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विलायक अणुओं की गति क्या कहलाती बेटा? मूवमेंट क्या कहलाता है बेटा? ऑस्मोसिस कहलाता है। दैट मींस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको देखना है कि वाटर ही क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। वाटर ही क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है। एक और डेफिनेशन देखिए यहां पर लिखी हुई है,
कि मुक्त जल अणुओं की उच्च सांद्रता के कारण से मुक्त जल अणुओं की कम सांद्रता के कारण की ओर जल कणों का प्रसार ऑस्मोसिस कहलाता है। दैट मीन डिफ्यूजन ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल। देखिए बेटा, डिफ्यूजन की बात हो रही है, विसरण हो रहा है ना, तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल टू द रीजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑस्मोसिस, a simple type of diffusion। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे होता है डिफ्यूजन। जैसे मान लेते हैं हमने एक बेटा क्या लिया, बीकर लिया। लेट सपोज ये एक बीकर है, ठीक है, मान लो ये क्या है, बीकर है। इस बीकर में हमने क्या करना है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा दिया। मान लो यहां पर ये एक मेम्ब्रेन लगा दी, दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैं लिख दे रहा हूं इसको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें दो भाग हो जाएंगे, एक तो रीजन ए हो जाएगा और दूसरा रीजन क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। अब ए वाले रीजन में लेवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की अगर आप बात करें, ठीक है, लेवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो कितना है, जैसे मान लो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल का जो प्रेजेंस है, मैं वाटर को थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 वाटर मॉलिक्यूल है। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, यहां पर 10 वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है बी वाले कंसंट्रेशन में, जो वाटर मॉलिक्यूल है यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल कितने बेटा, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। बिल्कुल होगा सर ऑस्मोसिस। क्यों होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में पाई जाती है काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है बेटा, वाटर है और इसमें पाई जाती है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के पाए जाने के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो दो वाटर मॉलिक्यूल यहां से यहां गए तो दो वाटर मॉलिक्यूल यहां से यहां भी आएंगे। अगर ए से बी की तरफ दो वाटर मॉलिक्यूल मूव किए हैं तो बी से ए की तरफ भी दो वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। मतलब हमने क्या करना है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर को क्रॉस करा देना तो ऑस्मोसिस हो गया। लेकिन अब खेल अलग है। लेट सपोज मान लेते हैं कि हमने जो बी वाला वाटर कंटेनर है, मान लो ये बी वाला पोर्शन है, इस बी वाले पोर्शन में हमने यहां पर यूरिया के पार्टिकल, या आप यूं कहें कि हमने यहां पर चीनी के पार्टिकल डाल दिए। लेट्स सपोज हमने यहां पर क्या डाल दिया बेटा, चीनी डाल दी। तो ये मान लो चीनी है, ठीक है। यहां पर ये क्या है बेटा, चीनी के पार्टिकल्स। ये क्या है, चीनी के पार्टिकल हैं। और आपको पता है चीनी के पार्टिकल्स को घोला जाता है। अब जाहिर सी बात है, देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है तो आपको मालूम होगा ना। तो जो सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट कहने का मतलब होता है घोलने वाला, जैसे कि हम पानी की बात कर रहे हैं। और सॉल्यूट की बात करें तो ये घुलने वाला होता है। ये क्या होता है बेटा, ये पानी है और ये पानी में घुलेगा, सॉल्यूट, विलायक इसको कहते हैं, ठीक है। ये विलेय है, ये विलायक, तो सॉरी, सॉल्यूट पार्टिकल को हम मान लेते हैं चीनी है। तो चीनी जो है वो हमेशा पानी में क्या होती है बेटा, घुल जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, चीनी जो है वो पानी में क्या होती है, घुल जाती है। तो चीनी को घोलने के लिए कौन है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। तो यहां पर ये जो सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट पार्टिकल को क्या करेगा, घोलेगा। लेट सपोज मान लेते हैं इस चीनी को घोलने के लिए, यहां पर ये जो 3 मोल ऑफ चीनी या 3 केजी आपने चीनी डाल दी है, इसको घोलने के लिए दो दो वाटर मॉलिक्यूल आ गए। दो वाटर मॉलिक्यूल इसमें आ गए, दो वाटर मॉलिक्यूल इसमें आ गए, दो वाटर मॉलिक्यूल इसमें आ गए। तो 2 4 6, तो यहां से हम 2 4 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं बेटा,
रिमूव कर देते हैं भाई, ये 6 वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो गए। समझ रहे हो भाई कि नहीं समझ पा रहे हो यार? अगर इस चीनी को घोलने के लिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आ गया, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल इस चीनी को घोलने हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल इस चीनी को घोलने हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल इस चीनी को घोलने हैं, तो टोटल कितने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है? तो टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो फ्री अ, वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं? अगर आप फ्री वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, फ्री वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल कितना बचा? 4। और यहां पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितना है? यहां पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल आपका 10 है। अब ऑस्मोसिस बताओ कहां से कहां होगा? तो ऑस्मोसिस कहता है वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। भाई समझो, यहां पर पानी कम है, बी वाले कंटेनर में पानी कम है कि नहीं है? क्योंकि यहां पर आपने क्या डाल दिया? चीनी। चीनी के डालने से ये बन गया सॉल्यूशन। भाई जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलता है तो बनता है सॉल्यूशन, विलेयन। बनता है कि नहीं बनता है? हाँ सर बनता है, पढ़ा है आप लोगों ने, केमिस्ट्री में भर भर के पढ़ा है। तो अब बताओ भाई, पानी कहां से कहां मूव करेगा? पानी कहां से कहां मूव करेगा बताओ? अरे यार सिंपल है ना, पानी ए से बी की तरफ मूव करेगा और तब तक मूव करता रहेगा जब तक इसके अंदर इक्विलिब्रियम क्या ना हो जाए बेटा, सेम ना हो जाए, सेम ना हो जाए। जैसे मान लो ये तो भैया चीनी है और इस चीनी को घोलने के लिए ये पानी के अणु आ गए, ये पानी के अणु आ गए यहां पर, तो पानी ने चीनी को घोलना शुरू किया तो पानी की कमी होगी बी वाले कंसंट्रेशन में कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब यहां पर पानी की कमी होगी तो यहां पर ए वाले कंसंट्रेशन में पानी की अधिकता है, यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो ऑस्मोसिस कहां होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। इधर वाला क्या हो जाएगा बेटा? हाई हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा बेटा? लो हो जाएगा। तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। वाटर फ्लो हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। समझ में आया? समझ में आया बेटा? और ये तब तक होता रहेगा जब तक नेट फ्लो क्या ना हो जाए बेटा? जीरो ना हो जाए। ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक नेट फ्लो, जो यहां पर नेट फ्लो है ना, नेट फ्लो क्या ना हो जाए बेटा? जीरो ना हो जाए। नेट फ्लो जीरो ना हो जाए तब तक ऑस्मोसिस होता रहेगा। यह बात क्लियर हुई यहां तक? यह बात समझ में आई? तो पानी कहां से कहां जा रहा है बेटा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अगर हम ऑस्मोसिस को और भी थोड़ा सा डीप में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मैं लिखे दे रहा हूं, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ क्या है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल का ही क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, ये बात हमको पता है। अब एक कंडीशन क्या हो सकती है यहां पर? एक कंडीशन क्या हो सकती है? तो पहली कंडीशन हो सकती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हाई कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं ना। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग सॉल्वेंट कह रहे हैं क्योंकि ये घोलता है किसको? चीनी को, है ना, ये चीनी को घोलता है। तो पहला डेफिनेशन क्या हो गया कि ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट मींस हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जहां पर होगा वहां से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की तरफ वाटर मूव करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई? दूसरी कंडीशन हो सकती है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सर समझे नहीं? समझो। अभी मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट बोले तो वही चीनी, यूरिया, ये सब, ठीक है।
लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ solute. So water will flow from low concentration of solute. Osmosis is movement of water molecule. Osmosis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है. तो अब लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जहां पर कम सॉल्यूट होगा भाई, जहां पर विलियन कम गाढ़ा होगा, यही तो कह सकते हैं, कम गाढ़े से ज्यादा गाढ़े की तरफ पानी मूव करेगा. ये प्रोसेस आप आगे देखेंगे कि इसका जब मैं अभी इसी में डिस्कस करूंगा इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, ऑस्मोसिस के, तो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा कैसे हो रहा है. अभी ये सब क्लियर करता हूं. तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कैसे समझो. जैसे मान लो यहां पर एक बीकर हमने लिया और इस बीकर में आप देख रहे हैं कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑलरेडी यहां पर लगी हुई है. हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा रखा है. यहां पर जो पानी की संख्या है, ठीक है, यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनकी संख्या 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ये 10 है. यहां पर भी 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. अब देखो क्या होगा कि हमने इसके अंदर क्या डाल दिया है बेटा, चीनी डाल दी है. इसके अंदर हमने चीनी डाली है. अब जैसे मान लो यहां पर हमने चीनी डाली है 2 किलो. अरे बहुत हो जाएगा, लेकिन मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, 2 किलो चीनी हमने इसमें डाली है और इस ए वाले रीजन में, ए वाला और ये बी वाला रीजन हो गया, तो ए वाले रीजन में हमने 1 किलो चीनी डाली है. अब ये बताओ, जब चीनी आप डालते हो पानी के अंदर तो शरबत बनता है कि नहीं बनता, सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है. अब जिसमें 2 किलो चीनी डाली है वो वाला जब आप पानी पियोगे और जिसमें 1 किलो चीनी डाली है वो वाला पानी पियोगे तो ज्यादा मीठा कौन होगा. ऑब्वियसली यार, जिसमें 2 किलो चीनी पड़ी होगी वो ज्यादा मीठा होगा. जब ये ज्यादा मीठा है, जब ये ज्यादा मीठा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा. भाई यहां पर कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा. किसका कंसंट्रेशन हाई होगा, वाटर का. कैसे होगा, चलो ये भी बता देते हैं भाई, बताने में क्या जाता है. तो जैसे मान लो यहां पर हमने चीनी डाली, ठीक है, तो 2 केजी हमने चीनी डाल दी. एक चीनी ये है और एक चीनी का पार्टिकल ये है, मान लो. और इस चीनी को घोलने के लिए यहां पर 1 और 2, 1 और 2, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल आ गए. तो 2 किलो चीनी को घोलने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आ गए. तो यहां पर बाकी के बचे कितने वाटर मॉलिक्यूल है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितना है, 1 2 3 4 5 6. भाई फ्री वाटर मॉलिक्यूल आप यहां पर कितना देख रहे हो, 6 है. यहां पर आपने चीनी कितनी डाली है, 1 केजी डाली है. यहां पर चीनी आपने कितनी डाली है बेटा, 1 केजी डाली है. मतलब 1 किलो हमने चीनी डाली. अब 1 किलो चीनी डालेंगे तो कैसा होगा, देख लो भाई. ये 1 किलो हमने चीनी डाली. जब 1 किलो हम चीनी डालेंगे तो 1 किलो चीनी को घोलने के लिए यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल आ गया, 1 2. तो यहां पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितना है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितना है बेटा. तो आप कहेंगे सर 2 4 6 2 8, टोटल फ्री वाटर मॉलिक्यूल यहां पर 8 है. यहां पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल 6 है. तो आप बताओ पानी ज्यादा किधर है, इधर है. तो ये वाला कैसा कंसंट्रेशन हो जाएगा, मतलब ये वाला पानी के लेवल पर देखिएगा बेटा, पानी के लेवल पर ये वाला हाई होगा और ये वाला लो होगा. और अगर आप विलियन की बात करेंगे तो ये वाला हाई होगा, ये वाला लो होगा. सर समझ नहीं आ रहा, हाई लो, अरे यार मैं ऐसे समझाता हूँ, चलो बड़ा सिंपल फॉर्म में समझाने का प्रयास करता हूँ. मानो जैसे समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं. पहला वाला देखो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किधर है, तो यहां पर पानी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा. हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस साइड में है, ए वाले में. और यहां पर लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है बी वाले में. तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर फ्लो करेगा. समझ में आ गया. दूसरा क्या कह रहा है देखो, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट पार्टिकल बोले तो चीनी. अब चीनी किधर कम है और किधर ज्यादा है, उस लेवल पर हम कंसंट्रेशन को बनाएंगे. तो यहां पर देखो भाई, यहां पर चीनी 1 किलो है, यहां पर चीनी 1 किलो है. जब 1 किलो चीनी होगी तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा कि नहीं होगा, भाई ये कम मीठी होगी.
और जब कम मीठी होगी तो कंसंट्रेशन कम होगा। तो जाहिर सी बात है यहां पर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे बेटा? चलो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो है, लेकिन लो कंसंट्रेशन ऑफ ये क्या है बेटा? सॉल्यूट है। लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट दैट मींस ए वाले में 1 किलो चीनी है और बी वाले में 2 किलो चीनी है। तो यहां पर जब 2 किलो चीनी होगी तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? सॉल्यूट का पार्टिकल ज्यादा है, तो सॉल्यूट का पार्टिकल ज्यादा होने से ज्यादा मीठी होगी। ज्यादा मीठी होगी तो जाहिर सी बात है क्या है? ये हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा इसका। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है। जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इधर है, इधर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है। अगर सॉल्यूट पार्टिकल पे लेवल पे आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर वाटर विल फ्लो फ्रॉम वाटर विल फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बोले तो पानी ए से बी की तरफ ही मूव करेगा। पानी कहां से कहां जा रहा है? ए से बी की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, चलो एक और डेफिनेशन बनती है मेरा भाई। क्या डेफिनेशन बनती है? कि वाटर विल फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड ये बिल्कुल ऊपर वाला ही है। तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलियन की बात हो रही है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर अगर आप विलियन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 1 किलो चीनी पड़ी है। जब 1 किलो चीनी पड़ी होगी तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका लो कंसंट्रेशन हो जाएगा और इसका हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप जब इसको चखोगे तो एक कम मीठा होगा, इसको चखोगे ज्यादा मीठा होगा। तो इस साइड में अगर आप ए वाले में देखें तो एक तीसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है? तीसरी डेफिनेशन बन सकती है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इधर क्या है बेटा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इधर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बताया क्या? वाटर विल फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पानी कहां से कहां जाएगा? ऑब्वियसली बात है कि पानी ए से बी की तरफ ही मूव करेगा। तो बेटा तीनों डेफिनेशन समझ में आई। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? वाटर का मूवमेंट हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है बेटा? वाटर का मूवमेंट हो रहा है। फिर वो चाहे हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हो, सॉरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हो, या लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल हो। ठीक है, तो कहीं से भी कहीं आप देखें पानी का मूवमेंट हाई टू लो ही होगा। अब लो टू हाई अगर हो रहा है, देखो यहां पर मैंने हाई टू लो बोला, हाई टू लो तो वाटर हो रहा है ना, पानी यहां ज्यादा यहां कम है। लेकिन अगर आप विलियम की सांद्रता की बात करेंगे, विलियन की सांद्रता, सॉल्यूशन की सांद्रता की बात करेंगे सॉरी, और सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट पार्टिकल है उसकी बात करेंगे, तो उसके लेवल पर वाटर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में फ्लो करेगा। क्लियर हुआ यहां तक? ये बात समझ में आई? चलो आई होगी, आई है तो बहुत अच्छी बात। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रकार कितने प्रकार का होता है? अच्छा इससे पहले भी आप थोड़ा सा ये समझ लें कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है वो कितने प्रकार का होता है बेटा? तो आप कहेंगे सर सॉल्यूशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक जो टाइप होता है सॉल्यूशन का उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोले तो वही 1 किलो चीनी वाला। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वही मतलब 2 किलो चीनी वाला। और तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोले तो दोनों जगह 1-1 किलो या 2-2 किलो चीनी होगी। ए वाले में भी 1 किलो, जैसे मान लो
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 केजी क्या है बेटा, चीनी है, और 1 लीटर, इसको तो लीटर में लेंगे ना, 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी है। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। ये तो हाइपोटोनिक हो गया ना। अब हाइपरटोनिक कहने का मतलब 2 किलोग्राम चीनी है और 1 लीटर पानी है, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। आइसोटोनिक कहने का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक कहने का मतलब होता है कि दोनों क्षेत्र में, आप मान लो ए वाले और बी वाले क्षेत्र में, इसको भी थोड़ा सा डिवाइड कर देना चाहिए था, आप समझ पाते। जैसे मान लो डिवाइड कर ही दिया मैंने, एक साइड में बेटा ये है और एक साइड में 2 केजी चीनी है, एक साइड में, तो इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं इससे, ठीक है। अब थोड़ा सही रहेगा। इस साइड में 1 किलो चीनी है, 1 लीटर पानी, इधर 2 किलो चीनी और 1 लीटर पानी, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब आइसोटोनिक कहने का मतलब क्या हुआ, कि मतलब मान लो 1 केजी यहां पर चीनी है और 1 केजी यहां पर भी चीनी है, 1 किलो चीनी यहां पर भी है, 1 लीटर पानी यहां पर भी है और 1 लीटर पानी यहां पर भी है। तो दोनों के केस में आप देखोगे जो सॉल्यूशन है बराबर है कि नहीं है भाई। 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी घोल दिया और दूसरे वाले बीकर में, उसमें 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी घोला, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन कैसा होगा, सेम होगा, सॉल्यूशन बराबर होगा। यानी इसका नेट फ्लो कैसा होगा, जीरो होगा। इसका नेट फ्लो ऑलरेडी कैसा होगा बेटा, जीरो होगा। लेकिन इनका नेट फ्लो जीरो नहीं होगा, और इनके नेट फ्लो जीरो करने के लिए वाटर कहां से कहां जाएगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में। तो ये भी हम कह सकते हैं क्या, कि वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक डेफिनेशन बन गई कि नहीं बन गई भाई, वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी पानी ए से बी की तरफ जाएगा और जो ए है उसका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कम गाढ़ा है, ये ज्यादा गाढ़ा है, इसीलिए ये इधर मूव करेगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस की। सर बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी बेटा, इसीलिए हम 3 पार्ट में प्लांट वाटर रिलेशनशिप को पढ़ाएंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम वाटर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, वो बात की बात है। चलो टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस मुख्यतः 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो बेटा एक्सोऑस्मोसिस होता है, दूसरा एंडोऑस्मोसिस होता है। एक्सोऑस्मोसिस कहने का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा है जब पौधे की एक कोशिका को एक ऐसे विलयन में रखा जाए या ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसका विलयन कोशिका के अंदर के विलयन से ज्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में पराशरण नियमों के अनुसार कोशिका के अंदर जल बाहर की ओर विलयन में आने लगता है, जिसका कारण या जिसके कारण सेल सिकुड़ने लगती है, और ऐसी प्रक्रिया को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब क्या है, पानी जो है वो कोशिका से बाहर आ रहा है। अब ये कब होगा, चलो ये कब होगा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास में एक बीकर है, दिख रहा है सभी को, ये बीकर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, अंधे थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल नहीं हो यार, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है दिख रहा है। अब इस एक बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन है, विलियन है ये क्या है, विलियन, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में हमने एक प्लांट सेल को डाला, इस सॉल्यूशन में हमने क्या डाला बेटा, एक प्लांट सेल को डाला, और प्लांट सेल को आपको पता है इसमें क्या होती है, सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में क्या होती है बेटा, सेल वॉल होती है, और उसके ठीक नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोले तो सेल मेम्ब्रेन होती है। अब यहां पर ये जो विलियन हमने लिया है, ये विलियन कैसा है बेटा, हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कहने का मतलब ही समझ गए होगे ना, ज्यादा गाढ़ा, अभी विलियन के बारे में बताया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये वाला। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है ये कंसंट्रेशन हाई होगा इसका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हाई है। और किसी ऐसे विलियन में हमने जब इसको कोशिका को रखा, तो कोशिका के अंदर आप देख रहे बेटा कि कोशिका के अंदर जो पानी पाया जा रहा है, यहां पर जो पानी है, ठीक है, और यहां पर हम ये कहें कि सॉल्यूशन है, वो कैसा है बेटा, ये इसके अंदर भी तो सॉल्यूशन है भाई, इस कोशिका के अंदर भी तो सॉल्यूशन है, हाँ है, विलियन है, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे मटेरियल है।
जब इसका विलयन देखा जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका विलयन कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक। तो सेल का जब कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक होगा और इसके बाहर एनवायरमेंट का कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक होगा, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि सेल के अंदर से सारा का सारा पानी कहां आ जाएगा बेटा, हाँ बेटा, सारा का सारा पानी सेल के बाहर इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। और जब सेल के बाहर इस सॉल्यूशन के अंदर ये आ जाता है, तब आप देखेंगे कि सेल की जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। कैसे हो जाती है भाई, सेल वॉल तो ठीक रहती है, सेल वॉल में कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम एनिमल सेल को डालेंगे तो वो भी श्रिंक कर जाएगी, और इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। ठीक, तो ये कैसी हो जाती है बेटा, श्रिंक कर जाती है। ये सेल क्या हो गई बेटा, श्रिंक्ड कर गई, सिकुड़ गई। क्यों सिकुड़ गई, क्योंकि इसके अंदर जितना भी पानी था वो सारा का सारा बाहर आ गया, और जब बाहर आएगा, पानी का बाहर आना, कोशिका से पानी का बाहर आना एक्सोऑस्मोसिस कहलाएगा। यही तो प्रोसेस है। क्या कह रहा है कि व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन हुज सॉल्यूशन इज मोर देन द सॉल्यूशन इनसाइड द सेल, है ना, ऐसा सॉल्यूशन जिसका जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से ज्यादा है, देन इज सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का जो लॉ कहता है, वाटर फ्रॉम इनसाइड द सेल स्टार्ट कमिंग आउट इनटू द सॉल्यूशन, है ना, वाटर कहां आने लगेगा, बाहर की तरफ आने लगेगा, ड्यू टू विच द सेल स्टार्ट श्रिंकिंग, और इस समय सेल क्या करने लगेगी, श्रिंक करने लगेगी, एंड सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। और इस प्रोसेस में, या इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। सेल श्रिंक कर जाती है। जैसे कि आप जानते हैं ये जो छुआरे वगैरह होते हैं, छुआरा, है ना, उसको पानी में आप लोग डाल देते हैं, दूध में डाल देते हैं, तो सुबह उठ के आप देखते हैं कि वो फूल जाता है। जैसे चने को लेकर के आप डालते हैं, पानी में डालते हैं, सुबह एकदम फूला हुआ दिखता है। तो वहां पर प्रोसेस क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस, वहां पर एंडोऑस्मोसिस होगा। अब एंडोऑस्मोसिस कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस कहता है, क्या कहता है कि जब किसी पादप कोशिका को कम गाढ़े विलयन में, या पादप कोशिका को हो या एनिमल कोशिका, कोई भी कोशिका को जब कम गाढ़े विलयन में रखा जाता है, तब परासरण नियमों के अनुसार पानी बाहर से कोशिका के अंदर की ओर जाने लगता है, जिसके कारण जंतु कोशिका फूलकर फट जाती है, लेकिन पादप कोशिका बस्ट नहीं होती, क्योंकि पादप कोशिका के बाहरी स्तर पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिस कारण कोशिका झिल्ली पर एक दबाव पड़ता है, जिसे स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर कहते हैं, और इस प्रक्रिया को एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। यहां पर बेटा एक बात देखो, स्फीति दाब आया, टर्गर प्रेशर आया, ये टर्गर प्रेशर को भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। और स्फीति दाब कहने का मतलब क्या होता है कि जब सेल वॉल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा डाला जाने वाला प्रेशर स्फीति दाब कहलाता है, ये टर्गर प्रेशर कहलाता है। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, सिंपल है भाई, एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, सर अगर हमने प्लांट सेल को डाला, ठीक है, जैसे मान लो ये हमने प्लांट सेल यहां पर डाली एक सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है कैसा, हाइपोटोनिक, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, और सेल का जो कंसंट्रेशन है वो बेटा है हाइपरटोनिक। तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक रीजन ऑफ हाइपरटोनिक। तो पानी कहां से कहां आना शुरू कर देगा, पानी जो है वो बाहर से सेल के अंदर आना शुरू कर देगा। अब जब सेल के अंदर आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चौड़े में आ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या आ जाएगी, चौड़े में आ जाएगी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूलने लगेगी। अगर आप सेल मेम्ब्रेन की, अगर आप एनिमल की बात करेंगे, एनिमल सेल में क्या होगा कि वो इतना फूलेगी कि बस्ट हो जाएगी। लेकिन प्लांट सेल की बात करेंगे, हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक प्रेशर जनरेट कर रही है। देखो ये एक प्रेशर जनरेट कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है बेटा, एक प्रेशर जनरेट कर रही है, किसके ऊपर, एक प्रेशर डाल रही किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। दिस इज द सेल वॉल एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा यहां पर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है सेल वॉल के ऊपर, एंड दिस प्रेशर इज नोन एज
क्या कहलाता है बेटा? टर्गर प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्गर प्रेशर। ठीक है, ये टर्गर प्रेशर कहला रहा है, समझ पा रहे हो? और इसके अंदर आप देख रहे हो पानी अंदर आ रहा है, तो ये क्या कहला रहा है? एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? एंडोऑस्मोसिस कहलाती है। तो ऑस्मोसिस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो एक्सोऑस्मोसिस होता है, दूसरा एंडोऑस्मोसिस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आप समझ गए तो मजा आ जाएगा। टाइप ऑफ हमने ऑस्मोसिस देख लिया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को देखने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं किसके बारे में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। भाई ऑस्मोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ चीजें ऐसी है बेटा जो यहां पर लिखी नहीं जा सकती, सिर्फ समझाई जा सकती है, तो समझाने के लिए मैंने ये छोड़ के रखा है। तो इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्लास ये आपको दी जा रही है। सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करते हुए चल रहा हूं, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि बिना उसके मजा नहीं आने वाला है, आपको भी और हमें भी। चलो भाई, क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑस्मोसिस का? तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है बेटा, वो है वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट। ऑस्मोसिस वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है रूट से। वाटर एब्जॉर्प्शन बाई रूट। कैसे? देखिए, आपको पता है कि जैसे मान लो ये एक प्लांट है, लेट सपोज ये एक प्लांट है ना, और इसका ये रूट है। ये प्लांट है और इसका ये रूट है, ठीक है। तो रूट में आपको पता है क्या पाया जाता है? रूट हेयर पाया जाता है। रूट में क्या मिलता है बेटा? रूट हेयर प्रेजेंट होता है। अब अगर आप रूट हेयर की बात करें तो रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। अच्छा सर, आपको पता नहीं था? ये मान लो रूट हेयर है, इसमें सेल वॉल भी आपको देखने को मिलेगी भाई, क्योंकि प्लांट है तो सेल वॉल तो ही भी करेगी। ये क्या है बेटा? रूट हेयर। ये कैसी होती है बेटा? यूनिसेलुलर होती है। अब रूट हेयर में होगा क्या? वाटर कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा? तो आपको पता है कि जो पानी है ना, वो पानी यहां पर सॉइल के अंदर, ठीक है, सॉइल में इस तरीके से पाया जाता है। ये सॉइल प्लस वाटर। अच्छा, वाटर भी कई टाइप का होता है बेटा। वाटर भी कई टाइप का होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप पानी की बात करें तो एक तो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, दूसरा कंबाइंड वाटर होता है, तीसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, और चौथा कैपिलरी वाटर होता है। तो यहां पर जो वाटर है वो कंबाइंड वाटर है या कैपिलरी वाटर, उसको एब्जॉर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। किससे? रूट हेयर से। तो जो सॉइल के अंदर, चलो सॉइल भी यहां बना देते हैं यार, क्या जाता है अपना। ये सॉइल है, व्हाइट कलर का वाटर है, मान लो ये वाटर है और सॉइल, ठीक है। तो सॉइल में जो वाटर है वो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले बेटा यहां पर, दूसरा कलर लेता हूं यार। सबसे पहले यहां पर क्या होगा? इम्बाइबिशन का प्रोसेस होगा। इम्बाइबिशन मैंने बताया था ना, क्या होगा कि सेल वॉल से वाटर मॉलिक्यूल आकर के चिपकेगा। सेल वॉल से वाटर मॉलिक्यूल आकर के इस तरीके से ऐड होगा, दैट मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन के बाद में क्या होगा बेटा? ये वाटर मॉलिक्यूल सेल वॉल से यहां आएगा, इंट्रासेलुलर स्पेस में, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के पास में आएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो इम्बाइबिशन हुआ, डिफ्यूजन हुआ, अब क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। तो ऑस्मोसिस में अब क्या होगा? पानी जो होगा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां आ जाएगा बेटा? सेल के अंदर, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो यहां पर देखो, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी आ रहा है। यहां पर कैसे आ रहा है? वही हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन, वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। अब आप देखो यहां पर जो लीफ है, ठीक है, यहां पर जो लीफ है, इस लीफ में हो रहा है फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस होगा तो बनेगा फूड, फूड बनेगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन ऊपर का हाई होगा, और यहां पर कंसंट्रेशन हाई कैसे हो रहा पता है, सबसे पहले रूट हेयर के अंदर मिनरल्स को भेजा जाता है, बाहर से पकड़ करके मिनरल्स को भेजा जाता है और इसके कंसंट्रेशन को हाई किया जाता है। जब इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, किसका, रूट हेयर का, यानी सेल का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, तो वाटर को जबरदस्ती या ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार क्या होगा, वाटर जो होगा सॉइल से रूट हेयर में आ जाएगा। अब मैंने बताया कि भाई यहां पर भी कंसंट्रेशन हाई है, तो वाटर तो आ गया रूट हेयर में, वाटर आ गया रूट हेयर में। अब हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो हाई कंसंट्रेशन इधर है, वाटर यहां पर है। अब ये काम करता है डीपीडी पर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, आगे बताऊंगा। तो डीपीडी यहां पर मान लो डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज्यादा है और यहां पर डीपीडी डीपीडी कम है। डीपीडी का कहने का मतलब होता है थर्स्ट ऑफ सेल, थर्स्ट ऑफ सेल, सेल कितनी प्यासी है, तो ये ज्यादा प्यासी है कम प्यासी है, पानी यहां पर ज्यादा है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो रूट से इस तरीके से मूव करते हुए स्टेम से पहुंच जाएंगे लीफ तक। तो वाटर इस तरीके से अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है। अगेंस्ट द ग्रेविटी क्यों करें, क्योंकि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। तो भैया ऑस्मोसिस का एक सबसे इंपॉर्टेंस यही है कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है रूट के द्वारा, उसमें बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, दूसरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या फेज है भाई इसका, दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ नॉन वुडी पार्ट। भाई दूसरा जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ ऑफ नॉन वुडी पार्ट। नॉन वुडी पार्ट कहने का मतलब समझते हो, नॉन वुडी पार्ट कहने का मतलब होता है कि जो लकड़ी जिसमें नहीं होती, ठीक, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है नॉन वुडी पार्ट। तो नॉन वुडी पार्ट अगर मेनली आप देखें तो एक प्लांट के अंदर, जैसे मान लो ये प्लांट है और इस प्लांट में ये लीफ है, ये लीफ कैसा होता है बेटा, नॉन वुडी पार्ट होता है, नॉन वुडी पार्ट होता है। अब होगा क्या, स्ट्रेंथ दे रहा है ना पानी, आपको मालूम है अगर वाटर इसके अंदर भरा नहीं रहेगा, वाटर इसके अंदर भरा नहीं रहेगा, तो इसमें लीफ में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। और मान लो जैसे आप जानते हो शाम के टाइम में आप अपने गार्डन में पानी देने जाते हो, तो पूरे दिन के बाद में शाम को पानी देने जा रहे हो, तो कुछ कुछ पत्तियां जो होती हैं पौधों की मुरझा जाती हैं, है ना, विल्ट कर जाती हैं। तो क्या होगा कि अगर इसके अंदर पानी नहीं रहेगा, तो लीफ जो होगी वो क्या कर जाएगी बेटा, इस तरीके से विल्ट कर जाएगी, नीचे की तरफ गिर जाएगी, इस तरीके से विल्ट कर जाएगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ वाटर मतलब स्ट्रेंथ ऑफ नॉन वुडी पार्ट, ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस जो है वो वाटर को प्रोवाइड करके जो प्लांट के नॉन वुडी पार्ट होते हैं उनमें स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। समझ में आ रहा है, उसमें स्ट्रेंथ को भी क्या करती है बेटा, बढ़ाती है। तीसरा एक आपने देखा होगा एक प्लांट, टच नॉट प्लांट, टच नॉट प्लांट, थर्ड यहां पर इसमें भी आपका आता है टच नॉट प्लांट। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है माइमोसा प्यूडिका, माइमोसा प्यूडिका। अरे छुई मुई का पौधा यार, छुई मुई का पौधा, जिसको फट से छूते जा करके वो मुरझा जाता है। उसमें होता क्या है एक्चुअल में, टच नॉट प्लांट में क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लो ये प्लांट है, टच नॉट प्लांट है, इसकी लीफ में आप देखोगे बहुत सारा इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लाइक दिस, जिसके अंदर पानी भरा रहता है और ये सैक इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, वेन से, और वेन कनेक्टेड रहता है स्टेम से। तो ये तो स्टेम हो गया, ये लीफ हो गई। आप जैसे ही इसको छुओगे तो पानी जो होता है, जो वाटर होगा, वो सारा का सारा यहां से यहां से यहां से कहां आ जाएगा बेटा, इसके स्टेम में आकर के स्टोर हो जाता है। तो पानी सारा का सारा आ जाता है कहां पर, स्टेम में, जिसकी वजह से इसकी पत्ती जो होती है वो ऐसे मुरझा जाती है, बंद हो जाती है, डाउन कर जाती है, बिल्ट कर जाती है, ठीक है, ड्रॉप डाउन हो जाती है। तो टच नॉट प्लांट में भी आपको ऑस्मोसिस देखने को मिला। और थोड़ी देर बाद में आप क्या देखते हैं कि पानी यहां से फिर से पत्तियों के अंदर भेज दिया जाता है
और वो अचानक से टर्जिड हो जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने सुना होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फोर्थ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है कौन? ऑस्मोसिस। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आपको मालूम है ये गार्ड सेल्स जो पाई जा रही है इस तरीके से, ये गार्ड सेल्स ऐसे बंद रहती हैं। ठीक है, ये गार्ड सेल्स ऐसे क्लोज रहती है। ठीक है, गार्ड सेल्स क्लोज रहती है अंदर की तरफ से, कितनी शेप होती है आपको पता होना चाहिए, है ना? ये गार्ड सेल्स क्लोज रहती है। अब जब पानी इसके अंदर भरेगा, पानी इसके अंदर आएगा, तो जाहिर सी बात है इसकी टर्जिडिटी बढ़ेगी, इसके अंदर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, लाइक दिस। ये स्टोमेटल पोर हो गया। ठीक है, ये स्टोमेटल पोर हो गया। तो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी इसका बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। समझ में आ गया बेटा? तो ऑस्मोसिस हमारा हो गया फिनिश। अब ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ चीजें यहां पर हैं जो आपको पढ़नी है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो फटाफट देख लेते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर को हो या सॉल्यूट पोटेंशियल को हो, इसका एक ही नाम है। तो परासरण दाब, जिसको ओपी कहते हैं, वह दाब होता है जो किसी विलयन में तब विकसित होता है जब उसे अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग करके उसके शुद्ध विलायक से अलग किया जाता है। ठीक है, या हम ये कहें ये वह दबाव है जो परासरण को रोकने के लिए, मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए आवश्यक होता है जब किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है। ठीक है, चूंकि शुद्ध विलायक का ऑस्मोटिक प्रेशर शुद्ध शून्य होता है। आपको पता है ऑस्मोटिक जो प्योर सॉल्यूट है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कैसा होगा, जो सोर सॉल्वेंट पार्टिकल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा जीरो होता है। इसीलिए विलेन का ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा धनात्मक होता है। तो जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जीरो से पॉजिटिव की तरफ ये मूव करेगा। विसरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर की न्यूनता, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, विसरण डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, विलियन सांद्रता और परासरण दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो विलियन सांद्रता की अगर आप बात करें, विलियन के सांद्रता की बात करें, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करें और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, तो इनके ये डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अनुक्रमानुपाती बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पानी लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर बहेगा। अब इसमें क्या होगा, पानी जो होगा वो किधर जाएगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करता है। वाटर विल फ्लो फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू द रीजन ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे होता है सर बता दीजिए। चलो भाई देखते हैं। यहां पर एक कंटेनर हमने लिया बड़ा सा और इसमें हमने एक लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब देखो, मान लो ये ए कंसंट्रेशन है और ये बी वाला पोर्शन है। ए वाले में जो सॉल्यूशन है बेटा वो कैसा है, हाइपोटोनिक है। ये हाइपोटोनिक है, बात तो वही है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और यहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो पानी ऑब्वियस सी बात है ए से बी की तरफ जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। हम क्या करेंगे कि यहां पर हम क्या करेंगे कि एक प्रेशर जनरेट कराएंगे। जैसे मान लो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो इसका यहां तक दबाव, इसका यहां तक कंसंट्रेशन है, और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो इसका यहां तक है। अब वाटर वी फ्लो फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इधर से इधर जाएगा। लेकिन हम क्या करें, हम ये करेंगे कि इसके ऊपर, मतलब बी वाले कंसंट्रेशन के ऊपर जिसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसके ऊपर इस तरीके से एक प्लेट को रख करके या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से एक प्रेशर जनरेट कराएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे बेटा, नीचे की तरफ एक प्रेशर, एक दाब लगाएंगे।
और ये जो दाब लगाएंगे यही क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यानी कि हमने क्या किया, बी वाले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में दाब को जनरेट किया, है ना, प्रेशर को जनरेट किया, जिससे जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो होना था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, वो रुक जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां से सॉल्यूशन को यहां जाने के लिए, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को यहां जाने के लिए पाबंदित किया, रोका। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल को यहां जाने के लिए हमने इसको रोका, और रोकने के लिए जो हमने दाब लगाया एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, यही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बड़ी सिंपल भाषा में बेटा समझा दिया, खत्म बात है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जा रहा है। अब जैसे मान लो ये एक तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसका जो नेट फ्लो होगा तो वो तो ऑलरेडी जीरो ही होगा, होगा कि नहीं होगा? नेट फ्लो जीरो होगा, इसका नेट फ्लो जीरो नहीं होगा, ठीक है, इसका नेट फ्लो जीरो नहीं होगा। या आप ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, वो ज्यादा अच्छा है। तो इसका तो ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो है, क्योंकि इस पे हम कोई दाब थोड़ी ना डाल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो नहीं है। और मान लो ये जो दाब हम लगा रहे हैं, ये 100 केजी का लगा रहे हैं, 100 किलोग्राम से हमने क्या किया, इसके ऊपर एक दाब लगाया, जिससे ऑस्मोसिस को पाबंदित या ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया जाने वाला दाब क्या कहलाता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब देखिए कुछ खास बात है कि ऑस्मोसिस का उपयोग, देखिए लिखा हुआ है ऑस्मोमीटर का उपयोग ऑस्मोटिक प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसको देखने के लिए, इसको मापने के लिए क्या होता है बेटा, ऑस्मोमीटर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम उसको माप सकते हैं। पहला ऑस्मोमीटर फेफर द्वारा विकसित किया गया था, फेफर द्वारा विकसित किया गया था पहला ऑस्मोमीटर। फॉर्मूला क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू MRT। एम का मतलब होता है मोलर कंसेंट्रेशन, आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, और टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MRT, ओपी इज इक्वल टू MRT। अब बेटा एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ये टर्गर प्रेशर क्या होता है, फटाफट देखते हैं बेटा, स्फीति दाब इसको कहते हैं। तो टर्गर प्रेशर जल स्थैतिकी दाब है। जल स्थैतिकी दाब कहने का मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जो कि मैंने बताया जब एंडोऑस्मोसिस होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो सेल वॉल के ऊपर पड़ने वाला दाब या सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है जो तब उत्पन्न होता है जब विलायक कण कोशिका में प्रवेश करते हैं और कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति को धक्का देती है, प्रेस्ड करती है, ठीक है। और परासरण विलयन ही एकमात्र ऐसे विलयन है जिन पर स्फीति दाब लागू होता है, ठीक है। तो परासरण विलयन में ही स्फीति दाब लागू होगा। एक शिथिल कोशिका में कोई स्फीति दाब नहीं होता, जो श्रिंक सेल है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर जनरेट नहीं होता। एक टर्जिडिटी जो सेल है उसमें किसी भी टाइप का स्फीति दाब नहीं होता है। और एक स्फीत कोशिका में उच्चतम परासरण दाब, एक टर्जिड जो सेल होती है, एक टर्जिड सेल होती है जिसके अंदर पानी भरा रहता है, उसमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, होता है। और स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर, इस स्फीति दाब यानी टर्गर प्रेशर लगभग न्यूनतम होता है, ठीक है। तो इसमें लगभग लगभग टर्गर प्रेशर न्यूनतम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋणात्मक टीपी जीव द्रव्य कुंचित कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो नेगेटिव टर्गर प्रेशर इज बिलीव टू एग्जिस्ट इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल। जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसके अंदर आपको ये ऋणात्मक यानी प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसके अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेगेटिव क्या, नेगेटिव टर्गर प्रेशर। स्फीति दाब कोशिका को स्फीति और बढ़ता रहता है। तो स्फीति दाब कोशिका को स्फीति और बढ़ता रहता है, मतलब टर्जिडिटी प्रेशर कैप्स द सेल टर्जिड एंड ग्रोइंग, हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। या प्लिम्यूल प्रांकुर, प्लिम्यूल कहने का मतलब क्या होता है, जब सीड होता है, सीड जर्मिनेट करता है तो प्लिम्यूल निकलता है, इसको बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है और बीज के अंकुरण के दौरान जड़ों को मृदा तक पहुंचने में मदद करता है, ठीक है। तो जो जड़ होती है उनको मृदा में यानी कि सॉइल के अंदर एम्बेडेड होने के लिए प्रेषित करता है और प्लिम्यूल को ऊपर की तरफ भेजने के लिए प्रेषित करता है। तो सीडलिंग के समय देखने को भी ये मिलता है। अब एक आता है बेटा वॉल प्रेशर, भित्ति दाब। तो जो भित्ति का दाब है वह समान और विपरीत दाब है
जो स्फीति कोशिका में तब लगाया जाता है जब कोशिका भित्ति थोड़ी सख्त हो जाती है, ठीक है। यह स्फीति कोशिकाओं की स्थिति में स्फीति दाब के समान होता है। बोले तो वॉल प्रेशर इज द इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर अप्लाइड टू अ टर्जिड सेल व्हेन द सेल वॉल स्लाइटली स्टीफन्स, ठीक है। इट इज द सेम एज टर्जिडिटी प्रेशर इज केस ऑफ टर्जिड सेल, ठीक है। टर्जिड सेल, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, वॉल प्रेशर की। इसके बाद में बेटा एक और आता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जिसको कहते हैं, या इसको सक्शन प्रेशर के नाम से जाना जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या सक्शन प्रेशर या थर्स्ट ऑफ सेल, थर्स्ट ऑफ सेल कोशिका का प्यास, ठीक है। तो विसरण दाब न्यूनता डीपीडी शुद्ध विलायक और उसके विलयन के विसरण दाब के बीच का अंतर होता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इज सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट और उसके सॉल्यूशन के बीच का अंतर होता है। ये परासरण पैरामीटर में, ये परासरण पैरामीटर है जो पानी को पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश करने का कारण बनता है। पानी को पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश करने का कारण बनता है। मान लो जैसे एक सेल ये पाई जा रही है, एक सेल ये पाई जा रही है, एक सेल, ये 3 सेल हैं ए बी सी। तो ए में मान लो यहां पर एक की मतलब मान लेते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल है और यहां पर 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं और यहां पर 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो जो थर्स्ट ऑफ सेल है वो किसकी ज्यादा होगी, जहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल है। पानी यहां कम है, यहां उससे, भाई यहां सबसे कम है, यहां इससे ज्यादा है और यहां सबसे ज्यादा है। तो इसकी प्यास कम होगी इससे, इसकी प्यास कम होगी इससे। तो पानी फ्लो करेगा सी से बी की तरफ और बी से ए की तरफ, है ना। तो सेल के अंदर ये डिफ्यूजन होने लगता है या ऑस्मोसिस होता है। डीपीडी परासरण दिशा स्थापित करता है। डीपीडी क्या करता है, परासरण दिशा को स्थापित करता है। डीपीडी ओपी और टीपी के बीच का अंतर होता है। डीपीडी क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गो प्रेशर के बीच का अंतर होता है। डीपी आमतौर पर टीपी से अधिक होता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो आमतौर पर टर्गर प्रेशर से ज्यादा होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से बेटा आज की क्लास में हमने डीपीडी को समझा, वॉल प्रेशर को समझा, इसके साथ साथ हमने टर्गर प्रेशर को समझा, फिर हमने यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को समझा और सबसे इंपॉर्टेंट हमने टाइप ऑफ ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस को समझा, ठीक है। तो आज के सेकंड लेक्चर में हमने प्लांट वाटर रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखा और ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो आपका एसआर यूपी बीएससी क्लासेस के नाम से नया चैनल क्रिएट किया गया है। उसी के ऊपर ये हाई क्वालिटी कंटेंट में वीडियो के साथ साथ पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी आज का मैंने लेक्चर लिया पढ़ा है वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो बच्चों हमारी इस थोड़ी सी मेहनत पे आप लोग बस इतना कंट्रीब्यूशन कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमें और मोटिवेशन मिलेगा और मनोबल बढ़ेगा और हम बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।